नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैंने सामाजिक अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थशास्त्र को उठाया हूं और इस विषय से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पॉइंट को हम अब पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ से भी 10 नंबर बनते हैं सामाजिक अध्ययन से, और मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखा था तो उसमें से अर्थशास्त्र से 2 से 3 प्रश्न बने थे, तो इसीलिए मैंने इस विषय को महत्वपूर्ण समझा। तो आप लोगों के सामने इस अर्थशास्त्र को लेकर आया हूँ। ठीक, अर्थशास्त्र को हम बेसिक पॉइंट से उठाएंगे, ज्यादा इस पे टॉपिक नहीं है, और 2 से 3 प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को उठाया हूँ। ठीक, और छोटे छोटे कर कर इसे जो अर्थशास्त्र का विषय है इसको आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए अब हम अपने अर्थशास्त्र विषय का जो स्टार्ट किए हैं उसको पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का पार्ट है हमारा। प्राथमिक सुपर टेट और जूनियर भी सुपर टेट में भी ये है, तो दोनों के लिए लाभकारी होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बने हुए हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया, और इसमें ज्यादा टॉपिक हमको पढ़ना नहीं है, बस अपने लेवल के अनुसार इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि इकोनॉमी समझ में नहीं आता, तो आप धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे ना तो उसके बाद समझ में आने लगेगा तो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो चलिए देखिए, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, अब देखिए अर्थशास्त्र होता क्या, पहले इस चीज को समझिए। देखिए, इसके अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक, जैसे अर्थशास्त्र का मतलब किसी विशेष क्षेत्र की उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक, पहले देखिए, इकोनॉमी को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। ठीक, मैक्रो का मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था और माइक्रो का मतलब छोटी अर्थव्यवस्था। ठीक, अब छोटी अर्थव्यवस्था का मतलब कि जैसे आप किसी अपने घर की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, या अपने परिवार के अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, या किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, वो माइक्रो के अंतर्गत आती है। ठीक, तो माइक्रो अर्थव्यवस्था का मतलब किसी छोटी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। ठीक, लेकिन मैक्रो का मतलब होता है किसी देश की या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे मैक्रो के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इकोनॉमी को 2 पार्ट में हमने बांट दिया, एक मैक्रो एक माइक्रो। ठीक, तो अब इससे समझ में आ गया है ना कि छोटे जैसे कि एक घर का अध्ययन किया जाता है, घर की अर्थव्यवस्था का, तो उसको माइक्रो के अंतर्गत, और किसी देश की या किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसको माइक्रो के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो अर्थव्यवस्था का जो मेन लेवल यही है, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब चलिए अर्थव्यवस्था के हम प्रकार देखिए। अर्थव्यवस्था के कई प्रकार है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि हमारा भारत देश किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था भी होती है और एक बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है अर्थव्यवस्था का। ठीक, देखिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह मतलब यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में पाई जाती है, सीधी बात है, जिस देश में पाई जाती है उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वह प्राइवेट होती है, मतलब निजी क्षेत्र में होती है। यानी कि जैसे मैंने कोई कंपनी खोला तो उस पर मेरा अधिकार होगा, उस पर सरकार का नहीं अधिकार होता है। सिर्फ सरकार को एक नियमानुसार आप टैक्स दे सकते हैं। ठीक, तो वह प्राइवेट अर्थव्यवस्था आ जाती है। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वह निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं, निजी क्षेत्रों के अंतर्गत। यानी कि इस पर सरकार का सीमित मात्रा का सिर्फ अधिकार होता है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें प्राइवेट कंपनियां ज्यादा पाई जाती है, उस देश में प्राइवेट कंपनियां ज्यादा काम करती है। अगर हम देश की बात करें तो यूएस हो गया। यूएस में क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि ये हुआ कि वहां की जो ज्यादा कंपनियां हैं वो प्राइवेट है। उस देश की जो सरकार है उस प्राइवेट कंपनियों द्वारा ज्यादा टैक्स वसूलती है, और वो सीमित मात्रा का उनका उस देश पर उस कंपनी पर अधिकार होता है उस देश का। इसका सीधा मतलब हुआ। ठीक, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें देखिए इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना कि ये जैसे कि समाज का कोई
लक्ष्य नहीं होता है कि वो समाज को देख सकते हैं, मतलब समाज सेवा कर सकते हैं, मतलब वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने कंपनी खोला तो आपका उस पर अधिकार है, तो आप चाहे तो समाज में दान कर सकते हैं पैसा। तो इस तरह के समाज का देख रेख वो नहीं, मतलब वो उनके अंतर्गत नहीं करते हैं, सब प्राइवेट लेसन होता है। ठीक, तो मतलब कि समझिए कि बस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्राइवेट होती है, बस इतना समझ जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। ठीक, प्राइवेट होता है निजी क्षेत्रों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है, जहां पर ज्यादा जो कंपनियां होती है वो प्राइवेट होती है। ठीक, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि इसमें लोगों के हित को देखा जाता है। ठीक, अब लोगों को हित में देखा जाता है तो प्राइवेट कंपनी तो लोगों का हित देखेगी नहीं, देखेगी तो सरकार ही तो देखेगी ना। तो ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है यह सरकारी क्षेत्रों में आती है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में आती है, यानी कि इस पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक, अब सरकार उस जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था है उससे वो उत्पादन करती है और लोगों में क्या करती है कि सेवा करती है, लोगों की अपनी भूखमरी जैसे कई मृत्यु होती है उसको उभारने का काम करती है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का प्रभुत्व ज्यादा होता है, सरकार का अधिकार ज्यादा होता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि लोगों का जो हित अनहित होता है उसको ध्यान में रखा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अगर इसके अंतर्गत अगर देश की बात की जाए तो चाइना एक देश है, चाइना जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, वहां जितनी भी कंपनियां खुली है वह चाइना की जो सरकार है उसके अनुसार व्यापार करती है। ठीक, वन चाइना पॉलिसी के अनुसार। ठीक, तो ये चीज समझ आ गया ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनी निजी क्षेत्रों का ज्यादा प्रभुत्व होता है, उसमें समाज सेवा समाज को मतलब ज्यादा मूल्य नहीं दिया जाता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। समाजवादी की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिसमें समाज का ज्यादा स्वामित्व देखा जाता है, समाज का देख रेख ज्यादा होता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक, इस पर सरकार का सबसे ज्यादा अधिकार होता है, मतलब सबसे ज्यादा उस सरकार का ही उस पर अधिकार होता है। ठीक, अब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आ जाता है, सरकारी क्षेत्र भी आ जाता है और प्राइवेट क्षेत्र भी आ जाता है। प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। इसमें कुछ सेक्टर में जो होता है सरकार का अधिकार होता है और कुछ सेक्टर में प्राइवेट होता है, निजी क्षेत्र में होता है। जैसे कि अगर हम देश की बात करें तो अपना खुद का देश भारत है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए अभी क्या है, स्थिति क्या है कि कुछ क्षेत्र जैसे तो उसको निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अब इससे क्या करेगी सरकार की, उसको बेचकर उससे जो पैसा आएगा उसको तो अपनी अर्थव्यवस्था में लगाएगी, लेकिन जो क्षेत्र बेच रही है सरकार, जैसे कि रेलवे का सेक्टर हुआ, LIC का, ये सब प्राइवेट किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि सरकार को घाटा हो रहा है। एयर एयर एयरलाइंस का भी वो जो एयर उसको भी प्राइवेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि सरकार उस क्षेत्र को मतलब कि उस स्तर से क्षेत्र को बेचेगी और उससे पैसा इनकम कर कर मतलब इन जो नए नए योजनाएं लॉन्च करती है उसमें ये खर्च करेगी। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। इसमें समझिएगा बस इसमें कि सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र आ जाता है। इस समय जो है हमारा देश वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए खुली अर्थव्यवस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब वो होता है कि जहां व्यापार करना एकदम सुगम होता है, निर्यात आयात करना सुगम होता है। इसका मतलब कि आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक, न्यूनतम टैक्स लगा रहता है, वह खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि US पहला स्थान पर आता है और सिंगापुर यहाँ पर अगर आप व्यापार करना चाहेंगे आयात निर्यात तो आपको कम टैक्स पर ही आयात निर्यात करने का छूट दिया जाता है। ठीक, भारत में थोड़ा टैक्स ज्यादा लगता है। ठीक, अब चलिए ये हो गया खुली अर्थव्यवस्था। अब अगला है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि जहां आयात निर्यात शून्य हो, जैसे उत्तरी कोरिया किम जोंग का शासन है तो वो किसी देश से उतना व्यापार नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो व्यापार करता है। अभी देखिए कुछ पीछे 2 साल पहले पीछे देखा जाए तो उत्तरी कोरिया में महामारी आ गई थी, भूखमरी आ गई थी, तो वो हमारे देश से अनाज खरीदा था। तो ऐसा नहीं कि वो व्यापार नहीं करता है, लेकिन वो सीमित करता है, कम मात्रा का करता है, सिर्फ सरकार उसकी करती है। ठीक, और कोई व्यापारी जैसे सोचे कि उस उत्तरी कोरिया से व्यापार करे तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि उत्तरी कोरिया का जो किम जोन है वो सन की शासन है। ठीक, तो जहां आयात निर्यात शून्य हो, मतलब शून्य हो एकदम,
तो वो क्या आता है, बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब जब जिस देश का वैश्विक स्तर पर व्यापार ना हो, उस देश का तो आर्थिक विकास कैसे हो सकता है। तो ये उत्तरी कोरिया आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, इसीलिए मैंने उसको लिख लिया। ठीक, अब आगे चलिए। अब देखिए, अब तो हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार समझ लिया। अर्थव्यवस्था होती क्या है, इकोनॉमी को दो पार्टों में बांटा जाता है, मैंने बता दिया पहले ही, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए प्रश्न कहाँ से ज्यादा बनते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूछ देगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो अब इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए, अर्थ एक बुक होती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक प्राचीन बुक है और यह मौर्योत्तर काल का बुक है। मौर्य का जब शासन था तब का ये बुक है, और इसका बुक का नाम है अर्थशास्त्र। इसकी रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो अर्थशास्त्र बुक है, आप इस नाम से जानेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था का यह अध्ययन होगा, इसमें लिखा होगा, लेकिन नहीं। इसलिए मैं इसको इसलिए लिखा इम्पोर्टेंट जगह पर, क्योंकि यहाँ देखिए, इस ये जो विषय है, इसमें राजनीतिक शास्त्र तथा लोक प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, न कि इसमें अर्थव्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया गया है। ठीक, तो ये चीज को याद रखिएगा कि इसमें क्या है, राजनीतिक शास्त्र तथा लोक प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक, अब कुछ एक परिभाषा है, ये देख लीजिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थशास्त्र में इन्होंने परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य, जो अर्थशास्त्र है उसका मुख्य उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इनका पूछता है तो इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब आगे चलिए, रोबिन्सन नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर जो अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया है। तो ठीक, वैज्ञानिक आधार पर अगर परिभाषा पूछता है तो रोबिन्सन का आता है। ठीक, रोबिन्स का। ठीक, इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ठीक, विज्ञान के आधार पर इनकी परिभाषा देखा जाता है। ठीक, तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ठीक, अब देखिए कुछ पुस्तकें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल की पुस्तक है, नेचुरल ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस रोबिन्सन की पुस्तक है। इसी पुस्तक में से ये परिभाषा खोजी गई है, याद रखिएगा, रोबिन्सन की पुस्तक नेचुरल ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक, और एक पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, सैमुअल्स की पुस्तक है। ठीक, तो ये पुस्तकें हैं जो अर्थशास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पुस्तकें एग्जाम में पूछी गई हुई है, तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक, तो अब ये था हमारा इकोनॉमी का पहला पार्ट। हमने अर्थशास्त्र के बारे में समझा, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। फिर उसके दो पार्ट में मैंने बांटा कि अर्थशास्त्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, उसके प्रकार बताया, उससे संबंधित कुछ दो तीन परिभाषाएं थी जो महत्वपूर्ण थी उसको बताया, कुछ पुस्तकें थी जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है उनको बताया। तो ये तो बेसिक पार्ट हो गया। इसके बाद अब दूसरा हम पार्ट लेकर आएंगे जो कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण शब्दावलियां होंगी। ठीक, अब महत्वपूर्ण शब्दावलियां का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आप लोग नहीं समझते होंगे कि उस शब्द का मतलब क्या होता है, तो उन्हीं शब्दों का मतलब आपको समझाऊंगा। अब देखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अर्थशास्त्र की शब्दावली। जैसे कि नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग, संविधान पढ़ते हैं, तो उसकी भी कुछ अलग शब्दावलियां होती है, जैसे कि शून्य काल, प्रश्न काल। उसी तरह अर्थशास्त्र की भी कुछ अपनी शब्दावलियां हैं, तो उस शब्दावलियों को मैं बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो आप लोग को ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।